तो डॉक्टर साहब इस प्रकार से अब 1947 आ गया जी अंग्रेज चले गए जी हमारे यहाँ अपना राज आ गया जी और ज़्यादातर जो पंजाबी मुसलमान थे हाँ वो भारतीय सेना को छोड़ के पाकिस्तान से चले गए। तो बहुत बड़ी वैकेंसी क्रिएट हुई और ज़्यादातर जो रेजिमेंटें हैं इन सब का विलय किसी का 1952 में हुआ, किसी का 1953 में हुआ, जो कि रॉयल मतलब इनके राजा महाराजाओं की थी। अब आप ये देखो कि आज आप किसी भी रेजिमेंट का इतिहास उठा के देखो जी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जी कुमाऊं रेजिमेंट का जो इतिहास है जी ये यूं कहते हैं कि ये तो जो है ना 1800 पता नहीं कौन से सन में से स्थापित है और वहां से चले आ रही जी इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कुमाऊं रेजिमेंट तो बनी 1945 में और कुमाऊं भर्ती होने 1821 के 1921 से 18 के बीच में 1921 और 18 के बीच में आए कुमाऊं भर्ती होने। जी लेकिन साहब इतनी झूठ फैली इन्होंने अब जो पढ़ता है वो अभिभूत हो जाता है जी क्या क्योंकि हिंदुस्तानी का तो हाल बुरा है। बिल्कुल अब 1 फरवरी जी 1949 जी जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने पहला ऑर्डर यही निकाला कि आज से भारतीय इसकी प्रेस विज्ञप्ति है आपने कई बार हमें बताया भी थी प्रेस विज्ञप्ति मेरे पास पड़ी हुई जी ऐसे कि आज से भारतीय सेना में जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं होगी और हर भारतीय को बराबर का हक दिया जाएगा क्या इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन एंड रिलीजन। जी वो चिट्ठी पे आज तक अमल नहीं हुआ वो चिट्ठी कहाँ गई ये भी किसी बताइए कितनी बड़ी बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा और उस पर भी अमल नहीं हुआ और उसके ऊपर भी जो उस समय अंतरिम सरकार थी उसकी मोहर थी मतलब ये फैसला उस अंतरिम सरकार का था। बताइए अब क्या होता है कि ये जो उस जिनकी रेजिमेंटें थी जी उन जातियों ने को समझ में आ गया कि भाई तुम्हारी तो कहानी खत्म हो गई तुम्हारी तो तरक्की का रास्ता अब तो सबको बराबर का मिलेगा। फिर हमारा शायद 1950 या 52 में संविधान आ गया जी संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 है बिल्कुल कि किसी के साथ जाति और इसके आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये व्यवस्था आज तक चल रही है ये व्यवस्था आज तक चल रही है। और जो सबसे शर्म की बात है इस बात को हर सरकार चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो भाजपा की है संसद में झूठ बोलती है कि नहीं सबको बराबर का अधिकार है। बराबर का अधिकार क्या होता है एक एग्जाम हो उसमें सब आदमी बैठे जो उसको पास करे फिजिकल और रिटर्न उसका सिलेक्शन। बिल्कुल आज भी आज के दिन भी अग्निवीर आने के बाद भी जी लोगों को बेवकूफ बनाया जी और आज भी बढ़ती पुरानी व्यवस्था के अनुसार यथावत जा रही। डॉक्टर साहब इसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन था जैसे आपको इन चीज़ों का पता चला और आपने सरकार को पत्र लेखन किया और एक बार आप मतलब ये हमें भी सूचना मिली कि मनोहर पर्रिकर जी ने आपसे विशेषकर मिलने के लिए भी बुलाया कि आप आइए और हम इस पर बैठ के चर्चा करते हैं। तो पर्रिकर साहब को इस चीज़ का पता चला तो उनको पहले से पता था या फिर आपके बाद में आपने जब बताया था? उनको पहले से पता नहीं था। बताइए कितना बड़ा है कि रक्षा मंत्री को भी इस बात का किसी को नहीं पता था किसी को नहीं पता था सब झूठ बोलते। मैंने एक चिट्ठी हमारे एक मिलने वाले मेंबर पार्लियामेंट है उनको लिखी जी कि भाई इसी तरह ये हो रहा है और ये असंवैधानिक है ये रेसिस्ट है और ये गैरमानवीय है और इसको बंद किया है। तो पर्रिकर जी ने एक चिट्ठी उसके जवाब में उस जिस एमपी को मैंने दी थी उस एमपी के जवाब में उन्होंने लिखा उस एमपी ने पर्रिकर को जी भेज दी मार कर दिया हाँ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पर्रिकर जी ने उस एमपी को चिट्ठी लिखी जी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये जो आपकी खबर है ये गलत है। जी
साहब ने वो मेरे को भेज दी। मैंने उसको पढ़ा तो मैं स्तब्ध रह गया, एस्टॉनिश्ड रह गया। मैंने फिर पारीकर जी को चिट्ठी लिखी। जी मैंने कहा जी आप भारत के रक्षा मंत्री और आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये जवाब दिया है जो कि गलत है, ना केवल गलत है बल्कि देश को मिसगाइड कर रहा है, झूठ है एक प्रकार हाँ। और मैंने उसमें सारे दस्तावेज लगाए सलाहने कि की। भर्ती ऐसे होती। खैर वो मैं तो जवाब देके फिर मैं अपने भूल गया। तो मेरे पास एक बार फोन आया, जी तो मैंने उठाया। बोले, उन्होंने कहा कि भाई मैं मनोहर पारीकर बोल रहा हूँ, भारत का रक्षा मंत्री। बड़ी बात है डॉक्टर साहब। बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े आदमी थे, मेरे जैसे आदमी को कौन फोन। और आपकी चिट्ठी मुझे मिली और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये बात क्या है। मैंने कहा कि बड़ा अच्छा करा आपने फोन करा, हम तो चाहते थे आपसे मिलना, लेकिन संभव नहीं होता एक आम आदमी के लिए इतने बड़े आदमी से मिलना। तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे जब हम आ जाएंगे। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैं गाड़ी भेज दूँ। मैंने कहा नहीं, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं अपने आप आ जाऊँ। तो जब उन्होंने उनके पीए का फिर फोन आया 6-7 महीने बाद, हम चले गए, मिले, तो हमने उनको बताया। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अफसर ये कहते, ये कहते। मैंने कहा ये अफसर झूठ। मैंने कहा आप एक बात बताओ, ये एक जाति की रेजिमेंट है, इसमें 2-4 सिपाहियों को छोड़कर बाकी सिपाही तो उसी जाति के हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल मैंने उनको बताया कि आपने सिख रेजिमेंट में क्या कोई गैर सिख देखा आज तक ना। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि उन्हें वही रिटायर हो रहे, वही भर्ती हो रहे। बिल्कुल सीधा सा। बोले जी अब मेरी समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अश्योर कि मैं 6 महीने के अंदर इस व्यवस्था को ठीक करूँगा और मैं आपको फिर बुलाऊंगा और आपको बताऊंगा मैंने ये किया है। जी ठीक है साहब, तो नमस्ते करके वापस आ गए। उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी, ऐसा मुझे बाद में मेरे अपने सोर्सेज ने बताया, लेकिन उस चिट्ठी को उस समय जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे या जो भी पावर में थे उन्होंने उसको दबा दिया। और परमात्मा की ऐसी बात रही कि पारीकर जी गोवा में सीएम बन गए, वहाँ उनकी पैनक्रियास की कैंसर से डेथ हो, तो वो चैप्टर वहाँ खत्म। पर डॉक्टर साहब उसी के एवज में कहीं ना कहीं ये बात पहुंची और ये फिर अग्निवीर है। नहीं, अग्निवीर आने में बड़ी दिक्कत हुई है। अच्छा। अग्निवीर इस बात को लेके, समान संवैधानिक व्यवस्था को लेके और समान अवसरों को लेके हम पिछले 40 साल से समय समय पे चिट्ठियाँ लिखना, समय समय पे रिप्रेजेंटेशन देना, कोर्ट में भी आपने कोर्ट में भी गए। जो कोर्ट ने किया वो तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा अलग से अपन उस पर चर्चा करें। अलग से चर्चा, ठीक है, उस पर अपन एक वीडियो बनाएंगे। वो तो ऐसा है कि उन न्यायाधीशों को सजा होनी। ठीक है डॉक्टर साहब, न्यायाधीशों को सजा होनी चाहिए। तो फिर उसके एवज में जो आपने ये संघर्ष किया, मैंने फिर मोदी जी का राज आ गया जी। और उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, हम लोग लिखते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे तो मोदी जी अग्निवीर स्कीम लेके आए। और अग्निवीर स्कीम में यह आया कि जो भी भर्ती होगी वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे होगी। ये पहला कानून है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा कानून अग्निवीर स्कीम का ये है कि एक एग्जाम होगा सेंट्रलाइज्ड, और जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से होगा। अब वो सारी व्यवस्था हिल गई। जितनी ताकतवर फोर्सेस थे जो 75 साल से मलाई खा रहे थे और बेचारे 75% युवकों का हक खा रहे थे,
उनके फंडामेंटल राइट्स खा रहे थे, वो फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने अग्निवीर स्कीम पे जी एक ऐसा षड्यंत्र रचा जी जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये आज़ादी के बाद भारत में सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। डॉक्टर साहब, उसका तो वही लोग विरोध किए जिनके लिए वो आई। नहीं, इनको तो केवल पेंशन दिख रही थी, इन विचारों को तो पेंशन दिख रही थी। और वो जो आंदोलन था वो भड़काया था उन्होंने, जो कि जो दलाली करते थे, जो जो सत्ता में बैठे थे वो। नहीं, जो जो सेंटर चलाते थे भर्ती का, अच्छा। और गरीब लोगों से पैसे लेते थे और वहां जाके वो दुकानें बंद हो गई थी। पैसे लेके भर्ती करा देते थे वो वाला। तो अब वो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर नहीं, मैं आपको इसमें शॉर्ट में ही कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। बस हमें ये बता दीजिए कि अग्निवीर में फिर क्या, मतलब आप अग्निवीर तो भाई सेंट्रलाइज्ड आप चाहते थे, सबके लिए ओपन क्लास चाहते थे, वो हो गया, तो फिर अग्निवीर में ऐसा क्या हुआ कि अब आप कह रहे हो कि उसमें भी अभी और सुधार की जरूरत है? लंबा चलेगा। चलो इस पे अपन एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर और मैं आपको बताऊंगा जी कि इस आजादी के बाद का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला और इस देश के 75% नवयुवकों के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। ठीक है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम अग्निवीर और डॉक्टर साहब को जो न्यायिक चीजों में दिक्कतें आई और जो जजों की जो कैसी मिलीभगत होती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम अग्निवीर पे चर्चा करेंगे और फिर जो डॉक्टर साहब के मूवमेंट में न्यायिक व्यवस्था में कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, अगला उस तीसरा वीडियो में उस पर बनाएंगे। आज इस वीडियो पे आप लोगों को अगर इन चीजों से सहमत हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें प्रश्न लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ एक बात मैं और कहना जी जी डॉक्टर कि आजादी से पहले जी रेजिमेंट उन लोगों की बनी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आजादी के बाद रेजिमेंट उनकी बनी जिन्होंने देश तोड़ने की बात की, जैसे नागा रेजिमेंट। जी लद्दाख स्काउट को रेजिमेंट में बदला गया, JNK को रेजिमेंट में बदला गया। तो ये एक तरीके से आज़ादी के बाद जिन्होंने देश तोड़ने की बात करी उनको रेजिमेंटें मिली, उनको भर्ती मिली। और आज़ादी से पहले जिन्होंने देश को बचाने के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, नहीं, जो अंग्रेजों के साथ रहे उनको जो है रेजिमेंट। जो देश की आजादी के लिए लड़े, जो देश को लिए अभी लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। और तीन बात और बताऊंगा आपको जो भारतीय लोगों को पता होना चाहिए। जी, तीन सबसे बड़े झूठ है। जी, आप एक एक करके। पहला, जैसे जो इस देश के साथ पिछले 75 साल से बोले जा रहे हैं और वो संसद के अंदर भी बोल रहे हैं और बाहर, जबकि संसद के अंदर झूठ बोलना एक तरीके से गुनाह है, कानून का उल्लंघन है। हाँ, वो उसके लिए तो उसको जो है उसकी सदस्यता जा सकती है। जी, लेकिन हर डिफेंस मिनिस्टर संसद के अंदर झूठ बोल रहा है। पहला झूठ तो ये था कि जी ये तो रेजिमेंट जो है ना अंग्रेज बना गए, आजादी के बाद नहीं बने। पहला झूठ ऐसा नहीं। दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं कि हर भारतीय को बराबर के अवसर प्राप्त है। भाई बराबर के अवसर कैसे प्राप्त है जब उसकी भर्ती नहीं है? जब दूसरा झूठ सबसे बड़ी। और तीसरा झूठ ये है कि ये रेजिमेंटें तो 500 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। क्या जी? भाई मैं कहता हूँ ये भी सबसे बड़ी झूठ है, ये भी सबसे बड़ी झूठ है। और सब पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात, जो कि आदमी का सिर शर्म से झुक जाता है जी, कोई भी राजनीतिक नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी, क्या ये जो मोमबत्ती जलाते हैं, ये दिन भर घूमते हैं, ये कोई भी अखबार अंग्रेजी का जी, कोई भी हिंदी का अखबार, कोई भी प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट जी, कोई भी टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट इस बात को नहीं उठाता है। हमने सबको अप्रोच कर लिया, सब चुप पा गए। तो देश के साथ तो बड़ा भारी धोखा है। 75% युवकों का केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर पिछले 75 सालों से
मौलिक अधिकारों से मौलिक वंचित। अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, इसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल है, बिल्कुल इसमें हमारी जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। इससे बड़ी शर्म शायद कहीं हो नहीं सकती है, और ये राष्ट्रीय शर्म है। इट इज अ शेम ऑन द नेशन। और वैसा ही इन्होंने अग्निवीर में कहा, सारा ढांचा दिखाने को कुछ और है, हो कुछ और रहा, वो अगली बार डिस्कस करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद आपका भी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।